हेलो एवरीवन, दिस प्रवीण दास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। आज जो है मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। हालांकि आपको थोड़ा सा सेटअप में चेंजेस भी दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को जो है बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है, व्हाट इज़ डेमो रील। सेकंड जो होगा, व्हाई शुड आई मेक डेमो रील, मतलब मुझे डेमो रील क्यों बनाना चाहिए। थर्ड है, विच डेमो रील शुड आई मेक, मतलब वो कौन सा टॉपिक होगा जिस पे मुझे डेमो रील बनाना चाहिए। फोर्थ जो टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ डेमो रील, क्योंकि डेमो रील्स इतने सारे टाइप्स के बन सकते हैं तो उन सबको भी जो है हम लोग डिफाइन करेंगे। फिफ्थ जो होगा वो टिप्स फॉर डेमो रील, और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, टिप्स फॉर डेमो रील वो इसलिए आपको बताऊंगा क्योंकि देखो, डेमो रील हो सकता है कि कोई भी बना ले, पर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको डेमो रील जो है वो सबसे अलग दिखे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हाट इज़ डेमो रील। आप सिंपल सी भाषा में समझ लो, डेमो एंड रील। डेमो का मतलब होता है जो भी आपको आता है उसका जो भी हम लोग डेमो देते हैं, इन द सेंस कि अगर आप किसी कार खरीदने के लिए शोरूम पे जाओगे तो वो लोग आपको टेस्ट ड्राइव देते हैं, समझ लेते हैं, ऐसे डेमो देते हैं कि हाँ ये जो कार है ये ऐसी चलती है, स्मूथनेस होगा, ऐसे जो है इसका गियर शिफ्टिंग होगी। तो आपको एक डेमो मिल जाता है तो आपको लगता है कि हाँ अब जो है मैं कार खरीद सकता हूँ। उसी तरह कोई भी कंपनी जब भी हायरिंग करती है दोस्तों, तो उनको अपने लिए सूटेबल लड़के या लड़कियां या फिर जो भी अपने लिए आर्टिस्ट है वो उनको सूटेबल चाहिए होता है ना। सपोज अगर कोई कंपनी एनिमेशन के लिए अगर निकालती है वैकेंसी, तो वो सबसे पहले आपसे डेमो रील मांगेगी एनिमेशन का। डेमो रील इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनको ये पता लगे कि हाँ एग्जैक्टली कि ये जो बंदा है ये मेरे काम का है कि नहीं है। ये जो है ये डेमो रील होता है। जो भी वीडियो हम बनाते हैं 1 से 1.5 मिनट का, उसके अंदर हमें सबसे अपना बेस्ट वर्क दिखाना होता है। तो ये होता है डेमो रील। सेकंड जो है वो है, व्हाई शुड आई मेक। तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करेगी तो सबसे पहले वो आपका डेमो रील ही मांगेगी, क्योंकि बिना डेमो रील के कोई भी कंपनी को ये आइडिया नहीं होता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। अगर आपको बहुत अच्छी मॉडलिंग आती है ना, तो सिंपल सी बात है कि आप की जो सैलरी होगी वो काफ़ी हाई होगी। बट अगर आपको मॉडलिंग अच्छे से नहीं आती तो सिंपल सी बात है कि आपकी सैलरी डाउन होगी। तो कंपनी ये जो सैलरी ऊपर किसको देनी है और कम किसको देनी है कैसे डिसाइड करेगी, आपका डेमो रील डिसाइड करेगी। थर्ड जो पार्ट है वो है, विच डेमो रील शुड आई मेक, यानी कौन सा डेमो रील मुझे बनाना चाहिए। सब दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा एक टिप दूंगा। आपको जो भी डिपार्टमेंट अच्छा लगे, अगर आप कोई एनिमेशन का या फिर VFX का कोर्स कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिखाई जाती है। लाइक आपको फोटोशॉप भी सिखाया जाएगा, आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी सिखाया जाता है, आपको मैक्स भी सिखाया जाएगा, आपको माया भी सिखाया जाएगा, और इस टाइप से बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जो आपको सिखाए जाएंगे। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। लाइक मुझे पर्सनल तौर पे पूछा जाए तो मुझे क्या पसंद है, तो मुझे सबसे ज़्यादा लाइटिंग कंपोजिटिंग पसंद आती है। तो मैं इस पे डेमो रील बनाऊंगा। तो उस तरह से आपका इंटरेस्ट क्या है वो आपको समझना पड़ेगा कि आप मॉडल अच्छा करते हो, कि आपको लाइटिंग में इंटरेस्ट है, कि आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो तो आप टेक्सचरिंग फील्ड में जा सकते हो, या फिर आप जो है पार्टिकल्स के साथ बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो तो आप FX डिपार्टमेंट में जा सकते हो। इस टाइप से जो है सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट जानना पड़ेगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है। फोर्थ जो है दोस्तों वो है, टाइप्स ऑफ डेमो रील। तो जो फर्स्ट डेमो रील होता है वो है मॉडलिंग एंड UV अनरैप। सेकंड जो है वो होता है टेक्सचरिंग एंड स्कल्पटिंग। थर्ड जो है वो है रिगिंग। फोर्थ जो है वो है एनिमेशन। फिफ्थ जो है लाइटिंग एंड शेडिंग। सिक्स जो है कंपोजिटिंग। सेवन्थ FX एंड डायनामिक्स। एट्थ मैट पेंटिंग। नाइन्थ रोटोस्कोपी। 10th पेंट डेमो रील। 11 हो गया क्लीन अप। 12th हो गया ग्रेडिंग। 13 हो गया मैच मूविंग। 14 रोटोमेशन एंड 15 हो गया वीरे डेमो रील। तो दोस्तों, ये जो है ये 15 मैंने लिस्ट जो है वो निकाले हैं कि इस टाइप के डेमो रील, इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट जो आपको अच्छा लगता है आप उस पर डेमो रील बना सकते हैं। तो मैं एक एक डिपार्टमेंट करके बताऊंगा कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडलिंग एंड UV अनरैपिंग से। फर्स्ट जो है आपको एक कैरेक्टर दिखाना चाहिए। इफ़ पॉसिबल अगर आपको कैरेक्टर आता है तो आपको कैरेक्टर दिखाना चाहिए। सेकंड जो है वो आपको कोई भी एक जानवर दिखाना चाहिए। अगर आप किसी क्रिएचर को बनाते हैं, मे बी वो घोड़ा हो, हाथी हो, या फिर कोई फिक्शनल कैरेक्टर हो, तो वो भी आप दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। जो भी आप बनाएंगे उनका वायर फ्रेम आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप वायर फ्रेम नहीं दिखाएंगे तो कट फ्लो जो है एग्जैक्टली आपका जो टोपोलॉजी है वो सही है कि नहीं, ये कंपनी को पता ही नहीं चलेगा और हो सकता है कि वो कंपनी आपको ना ले। तो ये 3 चीज़ें आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ जो चीज़ है वो होती है शेडिंग, यानी आपको 2-3 शेड्स में उसको दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एक ब्लैक एंड वाइट में दिखा दो मॉडल, जो भी आपके पास मॉडल है वो ब्लैक एंड वाइट में दिखा दो, या तो आप उसको ऑक्लूजन पास जो होता है उसमें दिखा दो। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है ये पता करने में कि जो शेप आपने बनाया वो शेप कैसा है। एक जो लास्ट चीज़ है दोस्तों वो आपको और दिखानी है, जब भी आप कोई भी मॉडल कीजिए तो उसका UV अनरैप करके दीजिए, और वो भी प्रॉपर्ली, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि
जब भी कोई भी मॉडलिंग आर्टिस्ट जो है वो मॉडल बनाता है तो अनरैप जो है वो भी उसी को करना पड़ता है ना। तो अनरैप से ये भी समझ में आ जाता है कि आपने जो भी मॉडल बनाया है क्या वो बहुत कॉम्प्लेक्स है या फिर बहुत ही सिंपल है। जितना आपका यूवी आपका सिंपल दिखेगा उतना ही ज़्यादा सिंपल आपका मॉडल होगा, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो है जॉब मिले। सेकेंड जो है दोस्तों वो है टेक्सचरिंग एंड स्कल्पटिंग। अब टेक्सचरिंग और स्कल्पटिंग दो अलग अलग चीज़ें है। मतलब स्कल्पटिंग बेसिकली आप समझ लो कि जो सरफेस डिटेलिंग होती है उसको बोलते हैं। टेक्सचरिंग का मतलब है जो कलर होता है ना। अगर आप मुझे ही देख लो तो अगर मैं आपको अगर दिख रहा हूँगा तो जो मेरा स्किन का कलर है, जो मेरे बॉडी के शर्ट का कलर है, टी शर्ट का कलर है, जो मेरे बैकग्राउंड पे आपको टीवी दिख रहा है उसका जो कलर है, बेसिकली ये जो आता है ये टेक्सचरिंग के अंदर आता है। एंड स्कल्पटिंग के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, लाइक यहाँ पे अगर अपना हाथ आप देखोगे पाम में तो यहाँ पे आप देखोगे लाइन्स है, या फिर यहाँ पे जो देखोगे ये सारे लाइन्स है। और जो सरफेस डिटेलिंग्स होती है इसको हम लोग कहते हैं स्कल्पटिंग। तो ये जो है ये भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्सचरिंग और स्कल्पटिंग करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी मॉडल को प्रेजेंट करें तो उसमें एक अच्छी लाइटिंग कर ले, है ना। उससे क्या होगा कि आपका जो टेक्सचर है, उसका जो लुक है वो और ज़्यादा रिच हो जाएगा। मान के चलिए आपने टेक्सचर बहुत अच्छा किया है और उसको शेडिंग और लाइटिंग आपने अच्छे से नहीं की है ना, तो ना उसमें डेप्थ दिखेगा, ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो है लोगों का जो माइंडसेट है वो शायद थोड़ा सा अलग हो जाए, है ना। सिंपल सी बात है। तो ये आप लोगों को ज़रूर करना है। सेकेंड चीज़ जो है ऑक्लूजन पास जो है वो आप लोग ज़रूर दिखाइए। अगर आप लोग स्कल्पटिंग कर रहे हैं और सरफेस डिटेलिंग आपने ऐड की है तो ऑक्लूजन पास से बेटर कोई पास नहीं हो सकता जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी, है ना। अगर आप एक कलर पास ले रहे हैं, मतलब ऊपर से एक टेक्सचर चला गया, उसके बाद हो सकता है कि दूसरे लेयर पे जो है ऑक्लूजन चला गया। इस स्टेप से जो है आपको दिखाना ज़रूरी रहता है कि आपने जो भी बनाया है उसमें डिटेलिंग है। थर्ड जो है दोस्तों वो है रिगिंग। रिगिंग का मतलब होता है सिंपल सी बात में कि हड्डियाँ लगाना, ठीक है। अगर मैं 3D मॉडल हूँ और मेरे अंदर हड्डी आपको लगानी है, दैट्स कॉल्ड रिगिंग। तो रिगिंग हालांकि आपको एक बार में नहीं मिलेगा, क्योंकि रिगिंग के लिए जो है फ्रेशर्स को नहीं लिया जाता है, कहीं भी नहीं लिया जाता। मुझे ऐसा नहीं पता मुझे कि ऐसा कहीं पे कि जहाँ पे रिगिंग के लिए जो है फ्रेशर्स को लिया जाता होगा। पुराने एनिमेशन वाले आर्टिस्ट जो एनिमेटर होते हैं पुराने, जो कि बहुत सीनियर होते हैं, वही बाद में जाके जो है रिगर बनते हैं। रिगिंग कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ व्यू पोर्ट आपको कैप्चर करना है। याद रहे, सिर्फ व्यू पोर्ट, आपको एनिमेशन कैप्चर नहीं करना है, सिर्फ आपको व्यू पोर्ट पूरा दिखते रहना चाहिए। और वहाँ पे आपको एक एक कंट्रोलर को पकड़ पकड़ के हिला डोला के दिखाना है कि जो भी मैंने रिगिंग की है उससे मेरे कैरेक्टर का क्या मूवमेंट आ रहा है। अगर आपने एक्सप्रेशन उसके साथ बाइंड अप किया तो एक्सप्रेशंस को भी दिखाइए साथ में कि मैंने जो भी एक्सप्रेशन बाइंड अप किए हैं वो सारे के सारे राइट साइड जो पैनल है वहाँ पे मेरे आ रहे। उससे क्या हो जाएगा कि अगले वाले को ये भरोसा हो जाएगा कि आपने जो भी बनाया उसमें प्रोफेशनलिज्म है। एनिमेशन का मतलब है कि जो भी आपने कैरेक्टर बनाया है उसमें आपको मूवमेंट देना है। लाइक या तो आप वॉक साइकिल दिखा सकते हैं या तो आप रन साइकिल दिखा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप एनिमेशन का अगर आप डेमो रील बना रहे हैं। तो अगर आप किसी क्रिएचर का एनिमेशन ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्रिएचर की भी जो होती है वो डिमांड होती है कि आपको सिर्फ इंसान का ही आपको नहीं आना चाहिए, आपके साथ साथ उसको क्रिएचर का भी आपको एनिमेशन आना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिए कि आप जब भी बनाते हैं तो उसमें क्रिएचर ज़रूर ऐड करें। और थर्ड चीज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो होता है बॉल बाउंस, है ना। अगर आप एक एनिमेटर हैं तो आप अपने जो भी आपके ट्यूटर है, जो भी आपके मेंटर है, उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो वो लोग सबसे पहले आपको एक बॉल बाउंस करना ही सिखाते हैं ना। और दोस्तों ट्रस्ट मी, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको परफेक्ट करने के लिए शायद दुनिया का हर एनिमेटर ट्राई करता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मॉडल आप एनिमेशन करके दिखा रहे हैं उसमें कलर ही हो, है ना, या फिर उसमें बहुत अच्छे टेक्सचर हो, या फिर उसमें बहुत अच्छी जो है डिटेलिंग हो, सरफेस डिटेलिंग हो, स्कल्पटिंग हो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है ना। अगर आप नॉर्मल एक ग्रे वाला टी पोज में भी अगर किसी एक अच्छे रिग वाला कैरेक्टर को अगर आप लेते हैं और उसको भी अगर आप रिग करके एनिमेशन करके दिखाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है ना। क्योंकि वहाँ पे जब आप कंपनी में अगर आपका रिक्वायरमेंट जो है एनिमेशन के लिए जाएगा तो वहाँ पे वो लोग आपके कैरेक्टर को जज नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके एनिमेशन को जज करेंगे कि आपका जो है आपने 12 प्रिंसिपल उसमें फॉलो किया है कि नहीं। लाइक आपका टाइमिंग कैसा है, अगर आपका जो कैरेक्टर चल रहा है तो उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, क्या रिक्वायरमेंट था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोग वहाँ पे आपसे पूछेंगे, ना कि वो आपका कैरेक्टर का लुक देखेंगे या फिर आपका बैकग्राउंड जो है वो सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। तो आप उन सबको इग्नोर कर सकते हैं। फिफ्थ जो है दोस्तों वो है लाइटिंग एंड शेडिंग, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, लाइटिंग शेडिंग। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कितने टाइप की लाइट लगाई। यहाँ से मतलब एक ब्लू लाइट मेरे फेस पे आ रही है, यहाँ से एक येलो लाइट जो फेस लाइट हमारे फ्रंट से, यहाँ से टॉप से मैंने 2 लाइट लगाई है, पीछे से मैंने जो है अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको ब्लू लाइट्स जो है वो दिखेंगी, और कुछ यहाँ पे ग्रीन जो है यहाँ पे बैकलाइट दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए कितने सारी लाइट्स लगाई। उसी तरह जब भी आप कोई भी
3D सीन को लाइटन अप करें तो हमेशा आपको जो है लेयरिंग पे दिखानी होती है कि मैंने अलग अलग लाइट्स के लेयर यूज़ किए। लाइक मैंने पहले एक ब्लू ले लिया, फिर मैंने एक ग्रे ले लिया, फिर मैंने एक ये ले लिया, वो ले लिया। इस टाइप से जो भी आपके पासेस होते हैं वो सारे के सारे पासेस आपको मूव कर करके दिखाने पड़ते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप किसी वीडियो को ही बनाएं, मतलब आप चाहे तो एक स्टिल, अगर नॉर्मल से अगर आप एक स्टिल भी बनाते हैं जिसमें आपने बहुत अच्छी लाइटिंग की और उसका आप ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं तो भी जो है काफ़ी है। मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उसमें जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बैठ के जो है रेंडर किए पड़े हैं 4-4 दिन 5-5 दिन, नहीं। अगर आपके पास अगर 5 से 6 बैकग्राउंड्स हैं और उन सबको आपने लाइटिंग करके दिखा दिया तो दैट्स मोर देन एनफ। एक चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं, लाइक आप एक ग्रे पास ऐड कर सकते हैं। मतलब जब आपकी पूरी लाइटिंग हो जाए तो एक आप ओवरराइड मार सकते हैं ग्रे का, जो भी आपकी लाइटिंग है वो कैसे जो है आपके मॉडल के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, मतलब कहीं पे ओवर एक्सपोज या फिर कहीं पे अंडर एक्सपोज तो नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिफरेंट सिनेरियो को लाइट ज़रूर करें, मतलब कि अगर आप एक नाइट सीन दिखा रहे हैं, है ना, तो ट्राई कीजिए कि नाइट वाला सीन जो है उस पर जितने हो सके उतने ज़्यादा पासेस आप ऐड करें। अगर आप डे का सीन दिखा रहे हैं, क्योंकि डे में बहुत ज़्यादा पासेस की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बट अगर आप डे कर रहे हैं तो डे का भी जो है एक अलग से आप बनाएंगे। तो जब आप वेरिएशन देंगे अलग अलग, मतलब कि अगर कंपनी को ये पता चलेगा कि मैं जो है डे भी लाइट कर सकता हूँ, मैं नाइट को भी लाइट कर सकता हूँ, मैं इंटीरियर भी लाइट कर सकता हूँ, मैं एक्सटीरियर भी लाइट कर सकता हूँ, मैं एक रफ सीन जो है उसको भी लाइट कर सकता हूँ, मैं एक एबंडन्ड अगर मेरा इन्वायरमेंट है मैं उसको भी लाइट कर सकता हूँ, तो कंपनी को ये जजमेंट देने में बहुत ईजी होगा कि वो आपको रखे कि ना रखें। हो सकता है काफ़ी हाई सैलरी पे आपको मिल भी जाए। छठवा दोस्तों जो है वो है कंपोजिटिंग डेमो रील। कंपोजिटिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर आप मेरे पीछे ये टीवी देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरी अपकमिंग फिल्म का एक छोटा सा शॉट लगा हुआ है, बट अगर मुझे ये वीडियो शूट करने के बाद लगता है कि नहीं यार ये जो है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से पलट कैसे करके मैं चेंज कर दूँगा इसको, है ना। अब वो चेंज मैं चाहूँ तो आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकता हूँ, फ्यूजन में कर सकता हूँ, न्यूट में कर सकता हूँ, जिसमें चाहे उसमें कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। बट ये जो मैंने किया इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिटिंग। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। कंपोजिटिंग मतलब बहुत बड़ा एक फील्ड होता है। कंपोजिटिंग का मतलब क्या है कि सिंपल सा बात है कि जब आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिला के आपको एक फाइनल आउटपुट निकाल रहे हैं तो उसे कंपोजिटिंग कहते हैं। लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल एक दिखा देता हूँ। ये जो है अंडर वाटर मुझे सीन बनाना था। अब दिक्कत इसमें ये था कि अंडर वाटर अगर मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर में बनाने जाता तो ये बहुत ज़्यादा वक्त लेता है रेंडर करने में। मतलब इसमें फॉग है, इसमें मछलियाँ हैं, इसमें पानी है, इसमें वॉल्यूम है, इसमें रेज है, इसमें वाटर सरफेस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों को अगर मैं एक साथ रेंडर करता तो ये बहुत ज़्यादा वक्त ले लेता। बट कंपोजिटिंग में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लाइक हम जब चाहे तब उसका कलर चेंज कर सकते हैं। पानी का अगर सपोज़ मेरा डायरेक्टर बोलता है कि नहीं मुझे ब्लू नहीं मुझे ग्रीन पानी चाहिए, तो मैं उस पानी का कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं जो वॉल्यूम रेज है वो और लंबी चाहिए तो वो मैं और लंबी कर सकता हूँ। कम चाहिए, जहाँ पे ग्लो चाहिए वहाँ ग्लो डाल सकता हूँ। तो कंपोजिटिंग में ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं कि किस तरह से हम लोग लाइट कंपोजिटिंग करके या फिर डिफरेंट एलिमेंट को मिला के जो है एक फाइनल आउटपुट निकालते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। खासकर VFX का जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है कंपोजिटिंग, क्योंकि बिना कंपोजिटिंग के कोई भी VFX बन ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने 3D एलिमेंट बना लिया और उसको आप मर्ज नहीं कर पा रहे कंपोजिटिंग के थ्रू, तो वो आपके 3D एलिमेंट बनाने का भी मतलब ही नहीं होता है। तो ये समझ लो सिंपल सी भाषा में कि कंपोजिटिंग जो है वो VFX का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। अब इसका जो डेमो रील होता है वो आपको, जैसे कि आपने लाइटिंग का डेमो रील जैसे मैंने बताया कि एक लेयर आपने लाइटिंग का डाला, उसी तरह आप एक पासेस जो है वो डाल के दिखा सकते हैं। सातवां दोस्त जो है वो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि है एफेक्ट्स एंड डायनामिक्स, है ना। मेरा बहुत फेवरेट है बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि ये जो एक पार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट कर करके देखना पड़ता है। मतलब अगर आपको पार्टिकल सिमुलेशन करना है तो आपको एक बार से नहीं होगा। अगर आपको लिक्विड सिमुलेशन करना है तो आपको हो सकता है घंटों आप बैठ के लिक्विड सिमुलेशन कर रहे हैं, बट जो आपको रिजल्ट चाहिए वो ऐसा नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के दोस्तों ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा टीजिंग है। और जैसे कि मैंने कहा कि नाम से ही क्लियर है कि पार्टिकल्स एंड इफेक्ट्स डायनामिक्स, तो इन सब जो चीज़ें हैं वो सब इस पे आती हैं। तो इस पे आप क्या क्या दिखा सकते हैं। लाइक अगर आप डायनामिक्स का डेमो रील बना रहे हैं तो सबसे पहले आप कोई वॉल को या फिर किसी भी चीज़ को टूटता हुआ दिखा सकते हैं। टूट रहा है ना, टूट रहा है तो सिंपल सी बात उसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर आएंगे, तो पार्टिकल्स वर्क उसमें हो गया, है ना। डायनामिक्स में जो है कपड़ों का भी काम आता है। अगर मान के चलिए कि आप किसी कैरेक्टर को कपड़े पहना रहे हो, कैरेक्टर जो है वो चल रहा है तो उसके कपड़े भी जो उसके साथ साथ हिलेंगे, दैट्स कॉल्ड सिमुलेशन या फिर डायनामिक्स। तो ये भी एक डायनामिक्स का पार्ट हो गया। हेयर हो गया, लाइक अगर मैं इस स्टेप से अगर हेयर को ऐसा करके हाथ देता हूँ तो हेयर का जो भी देखो एक मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये सिमुलेशन के थ्रू ही कैलकुलेट होगा। तो ये भी जो है दोस्तों ये भी एक पार्ट है डायनामिक्स का। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें दिखा सकते हो। बट अगर आप
प्योर लिक्विड सिमुलेटर हो, मतलब लिक्विड सिमुलेशन ही करते हो, तो आप रियल फ्लो यूज़ कर सकते हो। रियल फ्लो का जो है आप इसमें दिखा सकते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या आपने बनाया है ना। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी टिप है जो मैं मानता हूँ वो ये कि आप जो भी बनाएं उसका व्यू पोर्ट ज़रूर दिखाएं, मतलब व्यू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दिखाएं। कोई भी आप काम करें तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगले वाले को पता चलेगा कि हाँ आपने इसको बनाया है, ना कि ये आपने कहीं से उठा के चिपका के दे दिया उनको। जब आपका एक एक लेयर जो है वो व्यू पोर्ट से जाएगा, मतलब आपने वायर फ्रेम भी दिखा दिया, आपने ऑक्लूजन भी दिखा दिया, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग्स भी दिखा दी, तो ये पूरी तरह से एक फिक्स हो जाता है कि हाँ ये जो है ये आपने ही बनाया है। तो दोस्तों 8वां जो है वो है मैट पेंटिंग या फिर सेट एक्सटेंशन डेमो रील, है ना। अब सेट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि वो लोग ब्लू स्क्रीन के सामने शूट करते हैं और पीछे जो है पहाड़ लगा देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो है मैं सेट को जो है वो एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब 3D में पहले सेट को बनाता हूँ और मैं पीछे जो है उसको एक्सटेंड मतलब पीछे तक ले जाता हूँ। हालांकि ये जो है कंपोजिटिंग डेमो रील के भी अंदर आ सकता है, बट मैट पेंटिंग जो है एक अलग डिपार्टमेंट होता है। अगर आप बड़े स्टूडियोज़ में जाओगे तो वहाँ पे मैट पेंटिंग जो है वो एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे जो बंदा जो बैठता है जो न्यूक में, वो सिर्फ मैट पेंटिंग ही करता है। मतलब वो पहाड़ लगाना हो गया, या फिर उसके पीछे फॉग लगाना हो गया, उसके पीछे बादल लगाना हो गया, उसके पीछे स्काई लगाना हो गया। तो ये जो है ये एक अलग डिपार्टमेंट है, बट इसको आप कंपोजिटिंग में भी एज अ ले सकते हो। 9 जो है दोस्तों वो है रोटोस्कोपी। तो ये जो है डिपार्टमेंट, इस पर सबसे ज़्यादा जॉब जो निकलती है वो इंडिया में निकलती है प्राइम फोकस में। अगर आप प्राइम फोकस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे जो है आपको स्टार्टिंग सैलरी 6 से 7 हज़ार रुपये मिल जाती है। वहाँ पे आपको दिन भर बैठ के कुछ नहीं, आपको वहाँ पे दिन भर बैठ के सिर्फ रोटोस्कोपी ही करना है। तो रोटोस्कोपी में जब आप दिखाएं तो 2-3 चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप रोटोस्कोपी करें तो उसके ऊपर जो है एक मास्क लगा दें, लाइक उसको आप मल्टीप्लिकेशन कर दें उस कलर को, लाइक आप रेड दिखा दें, ब्लू दिखा दें, कुछ भी आपको दिखाना है वो आप दिखा दें, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि आपने उसको रोटोस्कोपी किया है। सेकंड जो है आपको शेप्स दिखाने बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने शेप बनाया उसमें हर एक शेप में जाके आप स्ट्रोक डाल दीजिए 4 पिक्सल 5 पिक्सल का डिफरेंट कलर के, और आप वो दिखा दीजिए, तो उससे भी ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने बनाया है। थर्ड चीज़ जो है वो आप बैकग्राउंड जो भी जिसको भी आप कट कर रहे हैं उसको अलग से दिखा दीजिए, मतलब कि बैकग्राउंड उसका ब्लैक रहे या फिर वाइट रहे या फिर ट्रांसपेरेंट रहे, और फ्रंट में जो भी बंदा है या फिर बंदी है, लड़का लड़की, जिसको भी आप रोटो कर रहे हैं वो फ्रंट में जो है वो चलता रहे या फिर दौड़े, जो भी मूवमेंट है वो ऐसा करें। तो एक और चीज़ आपको ये दिखानी पड़ेगी, वो है मैट, यानी ब्लैक एंड वाइट मैट। बैकग्राउंड जो है वो रहेगा ब्लैक और जो भी आपने रोटो किया होगा वो होगा वाइट, है ना। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो दोस्तों आपको अपने डेमो रील में दिखानी ही चाहिए। इसी से पता चलेगा कि हाँ आपने जो है रोटोस्कोपी ठीक से की है। 10वां नंबर दोस्तों जो है वो होता है पेंट डेमो रील। पेंट और क्लीनअप ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम ही डिपार्टमेंट में आते हैं, पर मैंने इसको अलग अलग रखा है, पेंट और क्लीनअप। हालांकि मैं दोनों को एक साथ ही बता दे रहा हूँ। पेंट और क्लीनअप का मतलब ये है कि जो भी आपके सीन में डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर आपको उनको हटाना है, रिमूव करना है, तो ये पेंट क्लीनअप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक अगर आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड में देखा होगा, अगर आपने मेकिंग देखा होगा, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो एक्टर्स हैं वो वायर्स लगाए हुए होते हैं ना, और वायर्स के थ्रू ही जो है वो उड़ते हैं, कूदते हैं, जैसा भी उनको करना है वो वहाँ पर करते हैं। अब बात ये है कि वायर्स तो हम लोग कैमरे पे दिखा नहीं सकते, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको पेंटिंग करके या फिर क्लीनअप करके उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से क्लीनअप के काम दोस्तों हर फिल्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, बट स्टार्टिंग के लिए ठीक ठाक है। 12वां नंबर जो है दोस्तों वो है ग्रेडिंग डेमो रील। तो ग्रेडिंग जो है, हालांकि VFX का पार्ट तो नहीं है, बट आप चाहो तो इसमें बना सकते हो, क्योंकि ग्रेडिंग जो है वो या तो आप रिजॉल्व में करोगे या फिर आप बेस लाइट में करोगे। अगर आपके कलर करेक्शन आपका बहुत अच्छा है, आपका कलर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अगर आपका जो विजन है कलर को लेके वो आपका बहुत अच्छा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है ग्रेडिंग के ऊपर भी अपना डेमो रील आप लोग बना सकते हैं। तो ग्रेडिंग का भी जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग एक एक लेयर करके दिखाते हैं। लाइक फर्स्ट वाला लेयर जो गया वो कॉन्ट्रास्ट का लेयर चला गया, दूसरा जो लेयर चला गया वो सैचुरेशन का चला गया, तीसरा जो है आप स्किन टोन मिला दिए, चौथे में जो है टेम्परेचर मिला दिए। इस टाइप से 5, 6, 7 या फिर जो भी आपके इफेक्ट आपको लगना है कि हाँ ग्रेडिंग के लिए सारे इफेक्ट चाहिए, तो वो सारे इफेक्ट जो है आप एक एक करके उसके ऊपर से चला के जो फाइनल आउटपुट दिखा सकते हैं ना। ग्रेडिंग में दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 2 चीज़ आपको दिखानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकडाउन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एक लेयर जो है उसके ऊपर से गया, तो ये ब्रेकडाउन हो गया। सेकंड जो चीज़ है आपको बिफोर एंड आफ्टर ज़रूर दिखाना है। तो दोस्तों 13 नंबर जो है वो है मैच मूविंग डेमो रील। अगर आपको मैच मूविंग का मतलब नहीं पता तो मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। सपोज़ अगर आपने ऑन सेट, अगर आपका कैमरा मूवमेंट हो रहा है और उसमें आपको VFX करना है, तो सेम कैमरा मूवमेंट जो ऑन सेट हुआ है वो हम लोगों को जो है डिजिटल कैमरा में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं मैच मूविंग या फिर कहते हैं 3D ट्रैकिंग। तो इसके लिए भी जो होते हैं दोस्तों वो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। ये भी एक तरह की ट्रैकिंग ही है। पहले हम लोगों को 2D पॉइंट्स को ट्रैक करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोगों को सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है कैमरा पे, कैमरा का मूवमेंट कैसा है, जूम है, फोकस है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें बता सकते हैं। और बताने के बाद जो फाइनल आउटपुट हमारे पास आता है उसको हम लोग कहते हैं मैच मूविंग। तो इसके लिए भी एक अलग से आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग करके कैमरा का मूवमेंट जो है उसको सॉल्व करता है। तो मैं कहूँगा 3-4 चीज़ें जो आपको ज़रूर ऐड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो है
जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी कि अगर आपने ड्रोन से किसी भी फुटेज को कैप्चर किया है तो उस टाइम जो है आपको बर्ड्स आई व्यू मिलेगा। तो उसको जो है आप ज़रूर ट्रैक करके दिखाइए वहाँ पे कि किस तरह से आप बर्ड्स आई व्यू को ट्रैक कर, जो कि सबसे ईजीएस्ट होता है। उसके बाद आप एक जूम शॉट ले सकते हैं, मतलब कैमरा लेंस अगर जूम हो रहा है, लाइक आपका जो कैमरा है पहले 18 mm था और 18 mm से वो 50 mm में जा रहा है, तो ये जो ट्रैकिंग है मतलब फोकल लेंथ की ट्रैकिंग है, इसको भी चाहे तो आप उसमें दिखा सकते हैं ना। तो ये दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा टाइप का जो है वो हो गया बहुत ही जिगजैग मूवमेंट, मतलब अगर ये मेरा कैमरा मान के चलिए तो ये एकदम ऐसा जिगजैग मूवमेंट हो रहा है। ये जो मूवमेंट है इसको भी आपको जो है सॉल्व करके वहाँ पे दिखाना है ताकि अच्छा वहाँ पे आप आउटपुट मिले। जितना कॉम्प्लेक्स शॉट जो है वो आप वहाँ पे मैच मूविंग करके दिखाएंगे अपने डेमो रील में, सिंपल सी बात है कि आपके जॉब लगने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। 14 जो है दोस्तों ये भी बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। ये भी एक तरह समझ लीजिए कि एनिमेशन से ही रिलेटेड है, बट रोटोमेशन जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब कैसे अलग होता है, अब सपोज़ मान के चलिए कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, है ना, और मुझे यहाँ पे दिखाना है कि कुछ मेरे टैटू लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ है, और ये थ्रू आउट द फिल्म मुझे करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मुझे मेरा जो है 3D मॉडल बनाना पड़ेगा, और जैसे जैसे मेरा हेड मूवमेंट हो रहा है वैसे वैसे 3D मॉडल का भी हेड मूवमेंट होना पड़ेगा। मैं आगे करूँ, पीछे करूँ, लेफ्ट राइट करूँ, जैसा भी करूँ, तो वैसा मूवमेंट सेम टू सेम जो है मुझे 3D मॉडल पे डालना पड़ेगा। और ये जो हम लोग कॉपी करते हैं इंसान का मूवमेंट को 3D मॉडल पे, इसको हम लोग कहते हैं रोटोमेशन, है ना। हालांकि ये भी बहुत डिफिकल्ट पार्ट है और ये भी जो है सीनियर्स लोग ही करते हैं, मतलब जो सीनियर एनिमेटर होते हैं, जो एनिमेटर बहुत सालों से काम करे, लाइक 5 साल 7 साल से काम करे, वही लोग जो है आगे जाके रोटोमेशन आर्टिस्ट भी बनते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेंडरिंग डिपार्टमेंट। हालांकि लाइटिंग और रेंडरिंग डिपार्टमेंट दोनों को साथ में मिलकर ही काम करना पड़ता है, बट अगर आप एक वीरे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा अपना वीरे का डेमो रील, है ना। अब ये वीरे का डेमो रील क्या है दोस्तों, देखो आज से काफ़ी साल पहले जब ये वीरे का जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपको वीरे के बारे में नहीं पता उसके बारे में वीडियो डालने वाला हूँ। तो वीरे के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो भी मैं बता दूँ, वो एक बहुत अच्छा रेंडर इंजन है, प्रोफेशनल रेंडर इंजन है। मतलब अगर आप हॉलीवुड में जितने भी फिल्म देखोगे उन सब में जो है कि वीरे यूज़ होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है वीरे, क्योंकि इसमें आपको लाइटिंग, शेडिंग, रेंडरिंग, ये तीनों को चीज़ों को आपको दिखानी है। अगर आपने कोई बॉल बनाया या फिर कोई भी आपने अगर कोई कैरेक्टर बनाया है तो उसको आपको शेडिंग करके दिखानी है, मतलब जो भी उसमें स्कल्पटिंग करना है, टेक्सचर डालना है, लाइटिंग करनी है, और लास्ट में जो है उसका रेंडर करके आउटपुट निकाल के आपको दिखाना है। तो ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों का मिक्सचर होता है, लाइटिंग, शेडिंग एंड रेंडरिंग। तो दोस्तों अभी आ गया हमारा वीडियो का लास्ट पार्ट, और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला था टिप्स एंड ट्रिक्स कि क्या क्या ट्रिक्स है जो आप लोगों को यूज़ करना है, तो वो मैं बताऊंगा। बट उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ आप लोग को देखना है कि जब भी आप एडिटिंग करो तो बहुत लाउड म्यूज़िक ना डालो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक डालोगे तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपका डेमो रील देख रहा है, जो भी बंदा, उसके माइंड से आपका जो है जो भी आप बना रहे हैं वो आउट हो जाएगा और वो सिर्फ म्यूज़िक की तरफ चल जाएगा। तो म्यूज़िक जब भी आप लोग डालो, बहुत धीमा म्यूज़िक डालो, बहुत ही एकदम हल्का सा म्यूज़िक डालो, बहुत ज़्यादा उस म्यूज़िक में जो है अप एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए, ताकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो ना हो, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है दोस्तों, आपको हमेशा अपने जो बेस्ट वर्कर्स है, अगर आप मान के चलिए 1 मिनट का डेमो रील बनाते हैं तो शुरू के 20 सेकंड में आपको सबसे बेस्ट अपने जो काम है उनको ही डालना है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी के ऊपर डेमो रील जाता है तो कोई भी कंपनी का जो आदमी होता है वो पूरा का पूरा डेमो रील नहीं देखता है, क्योंकि उसके पास इतना वक्त ही नहीं है। स्टार्टिंग का 10 से 15 सेकंड ही देख के वो जज कर लेता है कि क्या आप इस वर्क के लिए फ़िट हो कि नहीं हो, है ना। तो इसको हमेशा ध्यान रखो कि जो भी पहला 10 से 15 सेकंड है उसको ही आप लोग जो है बहुत अट्रैक्टिव बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, ताकि उसके आगे अगर आपका काम ख़राब भी हो तो वहाँ तक तो बंदा पहुँचे ही ना। 10 से 12 सेकंड में ही जो है वो फाइनल कर ले कि हाँ इस बंदे को मुझे रखना है। तो दोस्तों ये सारा था डेमो रील के टॉपिक की, किस तरह से हम डेमो रील बना सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस किए हैं। आपके लिए वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीटोमेटर क्यूरोसिटी को, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कर लीजिए ऑल। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिस इज प्रवीदास साइनिंग ऑफ।